हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में जो अपना जो लास्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि हमारे पास इक्वेशन दी गई थी BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस, और जो कन्वर्ट हो रहा है 3Br2 प्लस से 3H2 के अंदर। और आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि अभिक्रिया वेग समीकरण लिखिए इसके लिए। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया वेग समीकरण क्या कैसे लिखेंगे अपन। यहाँ पे क्या होगा, आर का मतलब क्या होता है, रेट बोल दो, दर बोल दो या वेग बोल दो। और जैसे अपन यहाँ पे अभिक्रिया वेग समीकरण लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ देखो BrO3 जो माइनस है वो क्या है हमारे पास, अभिकारक है। तो अभिकारक के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो नेगेटिव किसकी सांद्रता आएगी ऊपर, BrO3 की। तो क्या हो जाएगा, BrO3 माइनस की सांद्रता किसके साथ है, समय के साथ। देखो यहाँ पे जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है इसके साथ जो अंक लगा हुआ है वो एक है। और अगर अपन एक से एक को डिवाइड करें तो ठीक है, वरना उसका मान कितना आता है, एक ही आता है। उसके बाद बात करते हैं Br माइनस की। तो देखो यहाँ पे जो साइन है, कुछ लोगों का आंसर आया था, लेकिन आपने यहाँ पे क्या गलती कर रखी, कुछ लोगों ने यहाँ पे बराबर नहीं लगा रखा। तो यहाँ इक्वल टू किसके आएगा, यहाँ जो Br माइनस अभिकारक है इसकी सांद्रता। तो क्या है, अभिकारक समय के साथ कम होगा तो कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। यहाँ इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 5 है। तो गुणांक कहाँ आ जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद किसकी सांद्रता, Br माइनस की। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, डी Br माइनस की सांद्रता अपन क्या जाएगा, dt। उसके बाद में कौन हमारे पास H प्लस आइन है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू H प्लस क्या है, क्या है हमारे पास, अभिकारक है। तो क्या लिखेंगे, -1/6 डी एच प्लस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt हो जाएगा। उसके बाद में क्या हमारे पास उत्पाद है, एक तो Br2 और एक क्या है, जल है। तो Br2 उत्पाद के लिए क्या लिखेंगे, अगर उत्पाद के लिए लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बराबर लगाएंगे। और यहाँ उत्पाद है तो क्या आएगा, उत्पाद के लिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो क्या होगा, 1/3। और डी Br2 की सांद्रता अपन क्या हो जाएगा हमारे पास है, dt हो जाएगा। अभी भी एक बचा हुआ है, कौन है, जल बचा हुआ है। तो देखो जरा, जल के साथ स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है। अभिकारक है, उत्पाद है, तो उत्पाद है। तो बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे, बराबर प्लस 1/3 DH2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास है, dt। तो ये अभिक्रिया वेग समीकरण किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए है। मुझे लगता है आज सबका सही होगा, आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था कि Br माइनस जो विलुप्त हो रहा है और Br2 जो बन रहा है, उनके बनने की दर और विलुप्त होने की दर में संबंध क्या होगा। तो देखो इस समीकरण को देखो आप, इस समीकरण में Br माइनस जो विलुप्त हो रहा है उसका क्या है, कुछ ऐसा इक्वेशन है, ये सीन है कुछ इसका Br माइनस का। और यहाँ जो Br2 बन रहा है उसका सीन कुछ ऐसा है। अब देखो Br माइनस जो विलुप्त हो रहा है उसके साथ स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 5 है, और हमारे पास जो Br2 बन रहा है उसके साथ स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3। इसका मतलब इसके बनने की दर और इसके विलुप्त होने की दर बराबर तो नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये तो 3 के गुणांक से बदल रहा है और ये वाला 5 के गुणांक से बदल रहा है। मतलब Br माइनस जिस दर से विलुप्त हो रहा है और Br2 जिस दर से बन रहा है, वो दोनों के मान समान नहीं हो सकते। तो इनमें हमें संबंध ज्ञात करना है। तो देखो यहां से क्या हमारे पास Br माइनस के लिए, तो -1/5 डी Br माइनस अपॉन dt इक्वल किसकी हो जाएगा, Br2 वाला। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 डी Br2 अपॉन dt। तो यहां से अगर हम ये पूछे कि Br माइनस की विलुप्त होने की दर, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अगर इसको अपन और क्लियर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी Br माइनस अपॉन dt। Br माइनस की विलुप्त होने की दर जो हो जाएगी ब्रोमाइड की, वो इक्वल हो जाएगी इसके, ये वाला 5 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो प्लस 5/3 डी Br2 अपॉन dt। तो ये संबंध था हमारा किसके बीच में, ब्रोमाइड आयन के विलुप्त होने की दर और ब्रोमीन के बनने की दर में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वेग नियतांक स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वेग नियतांक। ध्यान से सुनिएगा, अगला हमारा जो टॉपिक पॉइंट रहेगा इसका वो रहेगा वेग नियतांक और उसकी इकाइयां, कि वेग नियतांक क्या होता है और उसकी इकाइयां क्या होती है। तो वेग नियतांक को समझने से पहले आप एक बात ध्यान रखो, आपने 11वीं क्लास में रासायनिक साम्य चैप्टर पढ़ा था।
और उस रासायनिक साम्य चैप्टर में एक नाम आता है, उसमें आपने सुना होगा, उस कुछ ऐसा सा नाम होता है, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। क्या आता है? द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम। अब ये द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम क्या कहता है, तो आप पहले एक बार समझिए थोड़ा सा। मैं कुछ ऐसे बोल देता हूं कि मेरे पास कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में ए अभिकारक है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक छोटा ए ले लेते हैं अपन, और जो बी अभिकारक है उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक छोटा बी ले लेते हैं, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे, और उत्पाद सी ले लेते हैं और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हमें छोटा सी ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, आप इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं आपको ये कहूंगा कि आर बोल दो, या फिर क्या बोल दो? दर बोल दो, या अभिक्रिया का वेग बोल दो, कैसे प्रभावित होगा? तो देखो, सबसे पहले क्या था कि एक बात समझो आप, अगर आप किसी विक्रिया में अभिकारक मिला रहे हैं, अगर आप किसी विक्रिया में क्या मिला रहे हैं? अभिकारक मिला रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ेगी, तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हो ना भाई? आपने क्या कहा कि जैसे जैसे आप अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, तो आपस में क्रिया करके उत्पाद भी क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे, और अगर उत्पाद ज्यादा बनेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? हमारे पास बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसके ऊपर एक नियम दिया था, वो नियम था द्रव्य क्रियानुपाती नियम। और ये द्रव्य क्रियानुपाती नियम हमें क्या समझाता है? पहले आप इस नियम को समझ लो एक बार। इस नाम को आप 2 से 3 बार एक बार रीड करो। देखिए, द्रव्य क्रिया अनुपाती और नियम। नियम तो दिया था, बन गया, कोई कॉन्सेप्ट बन गया तो नियम हो गया। द्रव्य का मतलब यहाँ पे हम क्या काम में ले रहे हैं? सांद्रता काम में ले रहे हैं। और सांद्रता किसकी काम में ले रहे हैं अपन? अभिकारकों की काम में ले रहे हैं, क्योंकि अभिकारक जितना ज्यादा क्रिया करेगा, उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा। तो अभिकारकों की सांद्रता समानुपाती होती है किसके? वेग के। अब इसको पूरा क्लेरिफाई करते हैं। देखो, यहाँ पे विक्रिया का वेग है, तो द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम क्या कहता है कि किसी भी विक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, मतलब साथ चलता है। किसके साथ चलता है? अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारक हमारे पास ए है, तो ये ए हो गया, और ये साइन किसको दर्शाता है? सांद्रता को। तो ए अभिकारक की सांद्रता, यहां मैंने लिख दिया क्या? बी अभिकारक की सांद्रता। लेकिन बात यहां जाके खत्म नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने यह भी कहा कि ए अभिकारक जो है इसके ऊपर घातांक कितना लगेगा। यहाँ जो ए की सांद्रता है, उस ए की सांद्रता के लिए यहाँ घातांक कितना लगेगा? तो यहाँ जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है कितना है? छोटा ए है। क्यों है? छोटा ए। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या हो गया? अभिकारक ए की सांद्रता की घातांक छोटा ए हो गया, अभिकारक बी की सांद्रता की घातांक छोटा बी हो गया। सॉरी, यहाँ बी लिखा, क्या हो जाएगा? छोटा बी। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको क्लेरिफाई करना चाहूं, तो आगे वाला जो पॉइंट अपने को पढ़ने के लिए, भाई वेग नियतांक को समझने के लिए अपने को ये क्लेरिफाई करना जरूरी थोड़ा सा ना, तो एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि यहाँ द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम आपको क्या क्या बता रहा है, तो ध्यान से देखना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांक और के गुणनफल, और के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो हम क्या कहेंगे, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं पॉइंट को, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या हम ऐसे कह सकते हैं द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई ना? अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके हिसाब से मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है 2a + 3b कन्वर्ट इंटू 4d, ठीक है। अगर इसके लिए क्या लिखना है आपको? द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से क्या लिखना है? वेग लिखना है। तो क्या करोगे आप? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके? ए अभिकारक की सांद्रता की घात 2 हो जाएगा। ये ए अभिकारक है, इसकी कितना घात स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है? 2। तो ए की सांद्रता की घात है 2। दूसरा अभिकारक कौन है? बी है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा? तो ये वाला जो समीकरण हमारे पास निकल के आ रहा है, वेग समीकरण जो निकल के आ रहा है, या वेग नियम, वो किससे आ रहा है हमारे पास? द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से निकल के आ रहा है। तो ये हो गया कौन सा? द्रव्य क्रियानुपाती नियम।
जब भी कभी आप कोई भी इक्वेशन में समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक, कांस्टेंट या स्थिरांक बोल सकते हैं, वो आएगा। तो जैसे ही समानुपाती हटा तो यहाँ पे आ गया के। कौन आ गया? के। और क्या लिख देंगे यहाँ पे? ए अभिकारक की सांद्रता की घात छोटा ए और बी अभिकारक की सांद्रता की घात छोटा बी। तो ये जो वेग समीकरण आया है वो किस नियम के हिसाब से आया है? द्रव्य के अनुपाती नियम के हिसाब से आया है। यहाँ आर क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग हो गया। आर क्या हो गया हमारे पास? अभिक्रिया का वेग बोल दो, अभिक्रिया की दर बोल दो, रेट बोल दो। यहाँ जो के है उस के को हम क्या बोलेंगे? ये के क्या है बताओ? देखिए किसके हटने से आया? ये समानुपाती हटने से आया है और इसका मान क्या होता है? नियत रहता है हमेशा। तो हमने क्या कहा? के क्या होता है? समानुपातिक नियतांक होता है या समानुपातिक स्थिरांक होता है। ये क्या हो गया हमारे पास? समानुपातिक नियतांक। या इसके अगर मैं नामकरण करूं, अगर अपन इसके नामकरण करें तो इसको क्या बोल सकते हैं? वेग नियतांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेग नियतांक। या फिर क्या बोल सकते हैं इसका एक नाम? विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो यहां हमारे पास क्या हो गया कि जो के है वो क्या होता है? समानुपाती को हटाने से आया तो क्या हो जाएगा? समानुपाती नियतांक हो गया। और इसका नाम दूसरा वेग नियतांक बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं आप? विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हैं। लेकिन ये किसके अनुसार था? द्रव्य के अनुपाती नियम के हिसाब से हमने ये कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जब भी कोई समानुपाती जाएगा तो के कोई भी नियतांक छोड़कर जाएगा। और यहाँ जो नियतांक आता है उसको हमने क्या बोल दिया? के से डिनोट किया है। और ये के का क्या होता है? इसे समानुपाती नियतांक होता है और इसे वेग नियतांक या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपको ये डिफाइन करना हो कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, यहां तक तो ठीक है, समानुपाती नियतांक हो गया, वेग नियतांक हो गया। अगर आपको क्या डिफाइन करना है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग डिफाइन करना है। क्या करना है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो ध्यान से सुनना भी, यहाँ पे यहीं पे क्लियरिफाई करते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन थ्योरी में ये आ जाए कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, समझाइए, तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं। देखो सीधी सी बात है, आपने क्या कहा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। मतलब ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है? इसी के को बोल रहे हैं आप। किसको बोल रहे हैं? केवल केवल के को बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर विशिष्ट अभिक्रिया वेग को डिफाइन करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो समीकरण था हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे? के अभिकारक ए की सांद्रता की घात छोटा ए, अभिकारक बी की सांद्रता की घात छोटा बी। ठीक है। मैंने कहा यहां जो अभिकारक ए और बी जो आपने ले रखे हैं, अगर ए अभिकारक की सांद्रता और बी अभिकारक की सांद्रता दोनों क्या हो? एक यूनिट में हो या एक इकाई हो, या फिर वन मान लेते, सीधी सी बात है, एक बोलो, एक इकाई बोलो, वन यूनिट बोलो, मतलब एक ही है। तो अगर ए और बी की सांद्रता का मान कितना है? एकांक हो। क्या हो? एकांक हो या एक हो। तो जरा बताना, एकांक हो गया तो एक की घात आप कितना भी लगाओ कितना आएगा? एक आएगा। अगर आप एक की घात 0 लगाते हो, 1000 लगाते हो, 10,000 लगाते हो तो कितना आता है आपके पास? एक आएगा। इसका मतलब यहां अगर ए की सांद्रता एक, बी की सांद्रता एक, तो क्या आएगा हमारे पास? आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के आ गया। और आर क्या था? अभिक्रिया का वेग था। क्या था? अभिक्रिया वेग। और के क्या था? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। लैंग्वेज बनानी है, बहुत आसान है, बनाओ। देखिए लैंग्वेज, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता एकांक ली जाए तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या कहा मैंने? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता एकांक ली जाए तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बराबर किसके हो रहा है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग के। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो होता है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये था हमारे पास अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। चलो अब एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो के निकल के आया हमारे पास, वो के किस किस पर निर्भर करता है, या किसके बदलने से के बदल जाता है? आज का जमाना तो बड़ा अजीब है, लेकिन हम तो के की बात कर लेते हैं। जमाने में क्या रखा है, पढ़ाई करो। देखो
मैंने कहा कि यहाँ जो हमारे पास k है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है ना, या k की निर्भरता, डिपेंडेंसी। तो मैंने कहा k कैसे कैसे बदलेगा भाई, कैसे बदलेगा k? देखो k को देखो, आप आपने बचपन में पढ़ा होगा ना ABCD, तो k कैसे बनता है, कुछ ऐसे 1 2 और 3। आपने क्या किया, पहले ये और ये तीन चीजें हैं, 1 2 और 3। मतलब जो k होता है वो केवल और केवल तीन बातों पर या तीन चीजों पर निर्भर करता है। और वे तीन बातें कौन कौन सी हैं? आपका जो वेग नियतांक है वो किसके ऊपर बदलता है, किसके साथ बदलता है? केवल तीन बातों के साथ। तीन तिगाड़ो काम बिगाड़ो ना। तो वो तीन बातें कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले आप तापमान की बात करते हैं। तापमान अगर आप किसी भी अभिक्रिया का बढ़ाओगे या घटाओगे तो उस अभिक्रिया का वेग हमेशा चेंज होता है। हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि वो घट जाए। वो करता डिपेंड किसके ऊपर? उस अभिक्रिया के ऊपर। तो एक तो हो गया तापमान। एक जो होता है वो अभिकारकों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। किस करता है? अभिकारकों की प्रकृति। और अभिकारकों की प्रकृति या नेचर का मतलब ये हो गया कि एक अभिकारक आपके पास ठोस अवस्था में है, एक अभिकारक आपके पास गैस अवस्था में है। तो गैस अवस्था में क्या होगा? अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, दैट मीन्स क्या होगा? वेग नियतांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दो चीजें कौन कौन सी होगी? एक तो तापमान के साथ बदलेगा और एक अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। फिर तीसरा कौन सा होता है, बताओ जरा जल्दी से देखिए। तीसरा कौन सा होता है? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। तो हम क्या लिखेंगे कि विशिष्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियतांक या वेग स्थिरांक होता है वो केवल तीन कारकों पर निर्भर करता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, तापमान, अभिकारकों की प्रकृति, और कौन होता है? उत्प्रेरक। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। एक बार वापस से बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है वो केवल और केवल तीन कारकों पर निर्भर करेगा। केवल और केवल तीन कारक, तापमान, अभिकारकों की प्रकृति और उत्प्रेरक। ये तीन चीजें आप सीख लो तो एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, अगर समझ में आ गई हो तो। मैंने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं अपन। एक अभिक्रिया लिख देते हैं सीधी सी। ये लिखा मैंने A + B, सॉरी 2A कन्वर्ट इनटू B। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया? A अभिकारक की सांद्रता, A अभिकारक की सांद्रता 4 गुना कर दी। कितनी गुना? 4 गुना। तो 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा? सॉरी, अभिक्रिया का, इसमें A अभिकारक की सांद्रता 4 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक कितने गुना हो जाएगा? बताओ, देखिए सोचो जल्दी से, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि 4 गुना आपने सांद्रता की है। आप क्या सोचेंगे? मुझे पता है आप सोचेंगे द्रव्य के अनुपाती नियम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही होगा। R समानुपाती कर दिया अपन ने, एक की घात कितना? 2 कर दिया। यहां से हटेगा कौन आएगा? K आएगा, और एक की घात कितना करोगे आप? 2 करोगे। और यहां से आप कुछ दिमाग लगा रहे होंगे कि 4 गुना कर दी, पहले 1 मान लेते हैं फिर 4 गुना कर देते हैं, अभिक्रिया का वेग इतना बढ़ गया तो इतना बढ़ जाएगा। ये सोच रहे हैं ना? क्वेश्चन वापस से पढ़ना देखिए एक बार। अभिकारक की सांद्रता आपने 4 गुना कर दी, A अभिकारक को आपने 4 गुना बढ़ा दिया, तो अभिक्रिया का वेग नियतांक कितने गुना बढ़ जाएगा? तो एक बात बताओ, अभी अभी ने क्या कहा कि वेग नियतांक केवल और केवल तापमान, अभिकारकों की प्रकृति और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, उसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यहां से आपने क्या कहा कि अभिकारक की सांद्रता अगर आप 4 गुना कर दो, चाहे आप 4000 गुना कर दो, चाहे आप 4 लाख गुना कर दो, अभिक्रिया वेग नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन कराने का सार क्या था कि हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग नियतांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह केवल और केवल तीन कारक, तापमान, अभिकारकों की प्रकृति और उत्प्रेरक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ये जो वेग नियतांक आया है हमारे पास निकल के, उसकी इकाई क्या हो सकती है?
तो हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेग नियतांक की इकाई। चलो शुरुआत करते हैं। मैंने कोई विक्रिया लिखी है, एक छोटी सी विक्रिया लिख लेते हैं वापस से वही, ए प्लस छोटा बी बड़ा बी जा रहा है जिसमें छोटा सी और बड़े सी के अंदर कौन सा नियम लगाएंगे अपन, वही द्रव्य क्रियानुपाती नियम। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार या नियमानुसार क्या होगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारकों की सांद्रता। तो ए अभिकारक की सांद्रता कितनी लेंगे, ए ऊपर कितना जाएगा छोटा ए, फिर कौन आएगा अभिकारक बी, और ऊपर कौन जाएगा छोटा बी। ठीक है, अब मुझे यहां बताओ, जैसे आपने समानुपाती चिन्ह हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, समानुपाती हटाया क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ए की घात छोटा ए और बी की घात छोटा बी। क्या ज्ञात करना आपको, वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करनी है। चलो ये हमारे पास कौन है, वेग नियतांक। मैंने लिखा यहां से के की वैल्यू आपको मेजर करनी है, कितना आएगा, उसके बाद हम सांद्रता इकाई बताएंगे। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर, आर बोलो रेट बोलो दर बोलो या वेग बोलो एक ही बात है। आर अपॉन क्या हो जाएगा, ए अभिकारक की सांद्रता की घात छोटा ए और बी अभिकारक की सांद्रता की घात छोटा बी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ जो ए और बी है, यहाँ जो आपके पास ए और बी आ रहे हैं वो कौन है, स्टाइकोमेट्री नियतांक या स्टाइकोमेट्री गुणांक है इसके अभिकारकों के। ए है वो ए अभिकारक का स्टाइकोमेट्री गुणांक है, और बी है छोटे वाला वो बी अभिकारक का स्टाइकोमेट्री गुणांक है। और ये किसके हिसाब से लिख रहे हैं हम, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से लिख रहे हैं। लेकिन जब क्या होता है, ये जो हमारे पास समीकरण आती है वो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से आती है, और ये समीकरण केवल और केवल क्या हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। मतलब ये हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं किसके हिसाब से, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से। और वास्तविकता में जो इसका वेग होता है वो किससे निकलता है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट से, या प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल करते हैं अपन प्रयोग के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। और ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्रियानुपाती नियम के हिसाब से। तो एक बार यहाँ पे समझना आप, यहाँ जो स्टाइकोमेट्री गुणांक है, पहले एक छोटा सी चीज समझना। मैंने लिखा 2a प्लस 3b कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 4c के अंदर। मैंने कहा जब अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया में a की 2 मोल भाग ले रहे हैं ना, b के 3 मोल भाग ले रहे हैं, लेकिन ये तो हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि a के 2 मोल भाग ले रहे हैं और b के 3 मोल भाग ले रहे हैं। लेकिन जरा रिवाइंड करो, वापिस आओ वहीं पे जहां पे हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और वो कितने समय में हो रहा है। तो जिस अभिकारक की सांद्रता बदलेगी वही क्या होगा, उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना। यहां पे दिख रहा है कि ए के 2 मोल भाग ले रहे हैं, बी के 3 मोल भाग ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या ए के दोनों मोल की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, क्या वास्तविकता में बी के तीनों मोलों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमें दिखाई नहीं देता। तो जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सही हो। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है क्या हो, सही ही हो। इसलिए जो विक्रिया का वेग निकालते हैं हम, वो किससे निकालते हैं, प्रायोगिक वेग समीकरण द्वारा निकालते हैं। प्रैक्टिकल मेजरमेंट होते हैं ना कि थ्योरेटिकल। ठीक है, तो यहाँ जो ए और बी है क्या वो वास्तविक है क्या, वो तो हमारे पास इसके हिसाब से है, किसके, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ए और बी है, ए और बी, सुनना पहले ध्यान से, यहाँ अभिकारक ए की सांद्रता है और यहाँ पे क्या है, बी की सांद्रता। यदि मैं क्या बोल दूं कि यदि हमारे पास ए की सांद्रता और क्या बी की सांद्रता, यदि हमारे पास अभिकारक ए की सांद्रता और अभिकारक बी की सांद्रता क्या हो, समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, क्या हो गया, ए की और बी की दोनों सांद्रता क्या है, बराबर है। मैंने कहा कि सांद्रता बराबर है, सांद्रता की बराबरी मान लेती है। तो यहां जो ए और बी होगा तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे इस क्वेश्चन ना, देखिए यहाँ पे के इज इक्वल टू लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, आर बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे ए या बी लिखो, कुछ भी लिखो, सांद्रता लिख देते हैं यहाँ पे दोनों की। और यहाँ जो ऊपर आएगा उसमें ए और बी दोनों की सांद्रता समान है। इसका मतलब यहाँ मैं ए लिख दूं, यहाँ ए लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये ए की घात ए प्लस बी हो जाएगा।
या फिर मैं यहाँ सांद्रता लिख देता हूँ और यहाँ सांद्रता, क्योंकि दोनों की सांद्रता का मान क्या है, समान, मतलब सांद्रता मान लिया। तो सांद्रता सांद्रता, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो k बराबर r अपॉन सांद्रता की घात a प्लस बी। यहाँ जो a प्लस बी है, उस a प्लस बी का मान किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। और ये जो n होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है, जिसके ऊपर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है। तो सुनना, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ क्या है, आपने क्या कहा कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। n क्या होते हैं हमारे पास, अभिक्रिया की कोटि होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ से k का इकाई क्या है, देखा जाए, ध्यान से देखना। r क्या होता है, वेग बोल दो, दर बोल दो, अब बार बार बताना पड़ रहा है। r क्या होता है, वेग या दर। क्या सर, देखो इसमें हम क्या कहेंगे, वेग किस में निर्भर करता है, सांद्रता में। तो यहाँ जो r होगा वो क्या होगा, देखना, k की वैल्यू अगर रखेंगे अपन तो r क्या होगा, सांद्रता अपॉन समय। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सांद्रता, और अपॉन क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, समय लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या नीचे सांद्रता लिखी हुई है, और इस सांद्रता की घात कितना कर रखा है अपन ने, a प्लस बी, और इस a प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। मतलब a और b दोनों का मान किसके बराबर है, n के बराबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, नीचे नीचे लिखा हुआ हमारे पास सांद्रता की घात है a प्लस बी, जिसको हमने क्या मान लिया था, बराबर में n मान लिया था। तो जैसे ये सांद्रता वाला घटक ऊपर जाएगा तो हमारे पास k की जो इकाई आएगी वो क्या निकल करके आएगी, सांद्रता। ऊपर कितना है, इसकी घात कितना है, एक है हमारे पास। जब ये वाला कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो n किस में चला जाएगा, माइनस में। तो सांद्रता की घात कितना हो जाएगा, 1 माइनस n। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, समय इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय इनवर्स। तो एक तो हमारे पास जो वेग नियतांक की इकाई है वो ये निकल के आ गई कि सांद्रता की घात 1 माइनस n और समय की घात है -1। समय हमेशा किस में लेते हैं अपन, सेकंड में लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि सांद्रता जो लेते हैं उस सांद्रता की इकाई क्या होती है, जरा बताना, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल बट्टे लीटर लिखेंगे। तो के की इकाई क्या आ जाएगी, मोल बट्टे लीटर लिखा आपने, और कितना घात है हमारे पास, 1 माइनस n। और समय को हमेशा किस में लेते हैं अपन, सेकंड में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ जो हमारे पास आ रहा है मोल अपॉन लीटर, अगर इसको अपन क्या करते हैं, पूरा सोल्व करते हैं, तो जरा बताना, मोल को अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मोल लिखूंगा, लिखेंगे ना। और इस मोल के ऊपर कितनी घात आ रही है, 1 माइनस एन। कितनी आ रही है, 1 माइनस एन। और इस लीटर को अगर मैं यहां से उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, इस लीटर को अगर मैं उठा के कहां लेके जाऊंगा, नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, तो लीटर के ऊपर पहले कितना था, 1 माइनस एन था। अब कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो लीटर n माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास से सेकेंड इनवर्स। तो कुछ इस तरीके से आया, k बराबर मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, और क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक आप किसी विक्रिया में वेग नियतांक की इकाई नहीं देखोगे तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि विक्रिया किस कोटि की है। लेकिन अगर आपको वेग नियतांक की इकाई पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोटि की है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, वेग नियतांक की इकाई कितनी आ गई, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ जो n है हमारा वो क्या है बताना, देखिए जरा आप, n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, यहां क्या है हमारे पास, n अभिक्रिया की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। अब देखो अपन आगे पढ़ेंगे, कोटि शून्य कोटि होती है, प्रथम कोटि होती है, द्वितीय कोटि होती है, तृतीय कोटि होती है। तो इस प्रकार से जो कोटियां होती हैं उनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वेग नियतांक का इकाई बता सकते हैं। एक बार मिटा देता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अब समझना जरा यहाँ पे। देखना हमारे पास क्या आया, k बराबर हमारे पास क्या आया, k इज इक्वल टू आ गया मोल 1 माइनस एन
लीटर n-1 और क्या आ गया, सेकंड इनवर्स आ गया। यदि मैं कहूं कि n का मान कितना है, 0 है, और n किसको दर्शाता है, कोटि, तो n का मान 0 मतलब कौन सी कोटि होगी, शून्य कोटि की विक्रिया होगी। कौन सी कोटि होगी, शून्य कोटि। और अगर आपको कोई पूछे कि शून्य कोटि विक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, तो n का मान पुट कर दो शून्य, तो क्या हो जाएगा, k बराबर मोल 1 माइनस n 0, कितना बचेगा, मोल 1 बचेगा। लीटर n कितना है, 0 है, तो 0 में से 1 गया, कितना बचेगा, -1। यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये कौन सी कोटि की विक्रिया है, शून्य कोटि विक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई। अगर n का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो कौन सी विक्रिया होगी हमारे पास, प्रथम कोटि विक्रिया होगी। और n का मान 1 पुट करेंगे तो वेग नियतांक की इकाई क्या आ जाएगी, मोल 1 माइनस n, n 1 है, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0 बचा। लीटर n-1, n कितना है, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0, तो मोल 0, लीटर 0, और कितना बचेगा हमारे पास, सेकंड इनवर्स। और किसी की घात जब भी 0 लग जाए उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। मतलब हमारे पास वेग नियतांक की जो इकाई होगी प्रथम कोटि के लिए क्या आएगी, सेकंड इनवर्स आएगी। क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। चलो एक और बता देते हैं, यदि n का मान 2 दे रखा है तो विक्रिया कौन सी कोटि की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। क्या क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की विक्रिया होगी। और यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, इकाई आ जाएगी मोल 1 माइनस n, n का मान 2 है, और 1 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो मोल इनवर्स। लीटर की घात कितना था, 2 सॉरी n-1, n कितना है, 2, 2 में से 1 गया तो 1, और क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स। तो ये होती है हमारे पास वेग नियतांक की इकाइयां। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा ध्यान से समझना, आपने जब पढ़ा था वेग अभिक्रिया वेग की इकाइयां, तो आपने कहा था कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, सांद्रता बट्टे समय लिखा था आपने। क्या लिखा था, सांद्रता बट्टे समय। और सांद्रता क्या होती है, मोल बट्टे लीटर होती है, मोल प्रति लीटर। और समय क्या होता है, सेकंड के अंदर, तो आया था मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। फिर हमने पढ़ा था कि अगर गैसीय विक्रियाओं के लिए बात की जाए तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर अपॉन क्या था, टाइम, मतलब वायुमंडलीय दाब अपॉन समय। तो यहां अगर बात करें किसकी, गैसीय विक्रियाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गैसीय विक्रियाओं की। तो क्या कहोगे आप कि गैसीय विक्रियाओं के लिए क्या होगा हमारे पास, गैसीय अभिक्रिया के लिए k की इकाई या वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, जरा बताना। k क्या हो जाएगा, गैसें हमेशा क्या लगाती है, एक ही काम है, दाब लगाना। क्या लगाना, दाब। तो दाब लगता है किसके अंदर, एटीएम। ये एटीएम है ना कि केटीएम। क्या है ये, एटीएम। एटीएम को क्या बोलते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, वेग नियतांक की इकाई जो हो जाएगी गैसीय विक्रियाओं के लिए, वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक 1 माइनस n, और क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा, समय इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो हो जाएगा हमारे पास वायुमंडलीय दाब 1 की घात 1 माइनस n, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इंग्लिश में लिख देते हैं पूरा का पूरा, फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये था वायुमंडलीय सॉरी गैसीय विक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की इकाई। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलो, अगर समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। बताना भाई, मेरे पास 2 विक्रियाएं हैं। मैंने कहा अभिक्रिया की कोटि बतानी है, क्या करनी है आपको, अभिक्रिया की कोटि बतानी है, कौन सा ऑर्डर है इसका ना। सबसे पहले आपके पास दिया गया है k का मान 2.97 इंटू 10 की पावर -3, 2.97 10 की पावर -3, और आगे लिखा हुआ है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सेकंड हमारे पास लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 3.25 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। और थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 2.93 इंटू 10 की पावर -11, और ये लिखा हुआ है हमारे पास किसके अंदर, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स के अंदर। आपको क्या करना है, कोटि ज्ञात करनी है विक्रिया की। क्या ज्ञात करनी है, विक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। चलो देख के बताओ जल्दी से कि विक्रिया कौन सी विक्रिया की कौन सी कोटि होगी।
करो इतने में एक दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं अपन। यदि किसी अभिक्रिया का K है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, वो है 2.86 इंटू 10⁻⁵। अच्छा कुछ थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन देते हैं ना, थोड़ा सा सोचना है आपको ना, जितना सोचोगे ना उतना ही आपका सब्जेक्ट बेटर होगा। जितना आप किसी सब्जेक्ट के अंदर डीपली जाते हैं ना उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता है। आपको जो बेसिक चीजें बताई जा रही हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करो बस, और जैसे आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे यू आर बेटर देन एनीथिंग। सो अब देखो, यदि किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक इतना देर का हमारे पास, और इसको देर का आपको कैपिटल M इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। क्या बताने अभिक्रिया की कोटि? चलो शुरुआत करते हैं। अभिक्रिया की कोटि पूछिए। सबसे पहले आओ देखें क्या कहा था, अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, मोल की घात 1 माइनस n, लीटर की घात n माइनस 1, और क्या होता है हमारे पास, सेकंड इनवर्स होता है। यहाँ देखो वेग नियतांक दे रखा है, उसकी इकाई क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मोल के ऊपर 1 आ रखा है, मतलब यहाँ अगर मैं n का मान कितना रखूंगा, अगर आपने n का मान 0 रखा था तो मोल आया, यहाँ 0 रखा तो लीटर इनवर्स आया, और यहाँ क्या, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, शून्य ऑर्डर है या शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कैसे डिफाइन किया आपने, वेग नियतांक की इकाई। दूसरी में क्या आ रहा है, सेकंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे n का मान 1 रखता हूँ तो 1 में से 1 गया 0, और किसी की घात 0 मतलब कितना होता है, 1। यहाँ पे 1 रखा तो 1 में से 1 गया 0, 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ कितना है हमारे पास, सेकंड इनवर्स। तो कौन सा ऑर्डर है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इस वाली में क्या है, मोल की घात -1 आ रखा है, मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे n का मान 2 पुट करूंगा तो 1 में से अगर 2 जाएगा तो कितना, -1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स, मतलब कौन सा ऑर्डर है ये, सेकंड ऑर्डर है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये देखना भाई लास्ट में, अगर किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक इतना है तो कोटि कितना। यहाँ कैपिटल M लिखा हुआ है, याद करो हमने पढ़ा था कैपिटल M क्या होती है, सांद्रता जो होती है, उस सांद्रता को हमेशा अपन मोलरता में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं, मोलरता में। और मोलरता जो होती है उसे हम कैपिटल M में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, कैपिटल M में। तो यहाँ लिखा हुआ मोलरता इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आओ, हमने पढ़ा था कि वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, सांद्रता आई थी कुछ ऐसे, आपने लिखा था ना, सांद्रता की घात डेल n, सॉरी आप ऐसे याद करो, आपने लिखा था ना कि R इजिकल टू क्या लिखा था हमने, K और A की घात, यहाँ जो लिखा था हमने सांद्रता की घात क्या लिखा था अपने, N लिखा था। तो जब आपने ऐसा कुछ पढ़ा था तो हमने यहाँ पे इसकी बात की थी, किसकी, सांद्रता की इकाइयों की। तो यहाँ जो अपने सांद्रता लिखा है उस सांद्रता को हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे कैपिटल M लिख रखा है। क्या लिख रखा है, कैपिटल M। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, K बराबर R बटे, क्या था, R बटे, और ये आ रहा था हमारे पास सांद्रता की घात n कर लेते हैं। तो यहाँ R क्या होता है, सांद्रता होता है, तो ये सब कितना आ रहा था, सांद्रता की घात 1 - n, और ये क्या आ रहा था हमारे पास, सेकंड इनवर्स। कुछ ऐसे आ रहा था ना। यहाँ वेग नियतांक की इकाई हमारे पास आ रही थी सांद्रता की घात 1 - n, और सांद्रता को हमने किससे दर्शा दिया, m से दर्शा दिया, कैपिटल M से। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे n का मान 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब सेकंड इनवर्स आएगा। अगर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा, और -1 आने का मतलब क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अभी इस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा है, अभिक्रिया वेग नियतांक क्या होता है और उसकी इकाइयां क्या होती हैं, उसकी निर्भरता किसके ऊपर होती है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, मोल, 1 - n, लीटर n-1, और सेकंड इनवर्स। और अगर मैं बात करूं कि अभिक्रिया वेग नियतांक किस किस पे निर्भर करता है, तो केवल 3 बातें याद रखनी है, तापमान, अभिकारक की नेचर, प्रकृति, और क्या होता है हमारे पास, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। अगर मैं एक बात कहूं कि आपके पास किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक का मान जितना बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आगे वाले चैप्टर में होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, अभिक्रिया के अंदर कोटि क्या होती है, उसकी अणुसंख्यता क्या होती है। अगर अगले वाले चैप्टर में अपन कोटि की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और ऐसे ही
इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आपको नोटिफ़िकेशन के ऊपर भी ओके, धन्यवाद।